आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। न्यूज रूम से खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईश आदाब। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की सुर्खियों पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पाकिस्तान का नया पैंतरा, कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे नवाज शरीफ। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। चीन को लेकर हिंदुस्तान का रुख सख्त, फौजी सरबराह जनरल सुहाग ने किया भूटान दौरा रद्द, चीनी साथियों के दौरे पर भी रोक। महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम पर बीजेपी शिवसेना के बीच तनाजा बरकरार, बीजेपी ने ठुकराया शिवसेना का फार्मूला, अमित शाह ने उद्धव को किया फोन। सीटों की तकसीम को लेकर कांग्रेस और एनसीपी भी अपने अपने रुख पर कायम, कांग्रेस ने सोनिया पर छोड़ा आखिरी फैसला, एनसीपी अपने मुतालबात पर बज़िद। और एशियाई खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी जारी, शूटिंग में मिला एक और मेडल, अनीसा सैयद, हिना सिद्धू और राही सरनोबत ने दिलाया कांसे का तमगा। पाकिस्तान इसी महीने न्यूयॉर्क में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की मीटिंग में फिर से कश्मीर का इशू उठा सकता है। पाकिस्तान के चैनल जियो टीवी के एडिटर हामिद मीर ने अपने ट्विटर पर इस बात का इंकशाफ किया है। ये खबर इस नजरिए से भी अहम है कि भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी पर लगाम नहीं लगाएगा तब तक उसके साथ बातचीत नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में नवाज शरीफ हिंदुस्तान आए थे और दोनों बातचीत को आगे बढ़ाने पर राजी हुए थे, लेकिन हुर्रियत लीडरों से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मुलाकात के बाद हिंदुस्तान ने खारजा सतह की बातचीत रद्द कर दी थी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना असली रंग दिखा दिया है और वो कश्मीर का इशू जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तानी सरजमीन में चीनी फौजियों की दरअंदाजी का असर दोनों ममालिक के रिश्तों पर पड़ने लगा है। हुकूमत हिंद ने चीनी मीडिया से वाबस्ता साफियों का दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। साफियों का यह वफ्द अगले हफ्ते हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाला था। हुकूमत ने यह फैसला सरहदी इलाकों में चीन की तरफ से हो रही मुसलसल दरअंदाजी के पेश नजर किया है। हुकूमत ने एहतजाज के तौर पर यह कदम उठाया। चीन के साथ सरहदी तनाजे के सबब फौजी सरबराह जनरल सुहाग ने अपना भूटान दौरा रद्द कर दिया है। आर्मी चीफ 22 से 24 सितंबर तक भूटान जाने वाले थे, लेकिन चुमार सेक्टर पर हालात को देखते हुए उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हिंदुस्तानी सरहद के अंदर अपने 7 खैमे नस्ब कर लिए हैं। इतवार को लद्दाख के चुमार इलाके में चीनी फौज ने ये खैमे नस्ब किए हैं। पीएलए की कार्रवाई पर नादिम होने के बजाय चीन उल्टा हिंदुस्तान को मुरीद इल्जाम ठहरा रहा है। इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि हिंदुस्तानी फौज चीन का बेहतर तरीके से जवाब दे रही है और देती रहेगी। कैंप भी लगा रहे हैं, इसको कितनी संजीदगी से, कितने उससे देखता है? देखिए, जमीन बहुत कठिन जगह है, वहाँ एग्जैक्टली कौन सा स्पॉट में क्या लगा है इसका रिपोर्ट देना पड़ता है। ऐसे प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जब चाइना के राष्ट्रपति के साथ मंच साझा किया, एक बहुत शक्ति के साथ बॉर्डर के विषय को उन्होंने सामने रखा और बहुत स्पष्टता के साथ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कहा कि यदि हमें सौहार्द के साथ आगे बढ़ना है तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होने चाहिए। और अब हम देख रहे हैं किसी प्रकार का भी अगर इंकर्जन का प्रयास बॉर्डर में किया जा रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो वहां दे रही है। तो ये मजबूत सरकार है और बड़े मजबूती के साथ किसी भी प्रकार का इंकर्जन का जवाब हम दे रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के मरीख मिशन का आज सबसे बड़ा दिन है। तकरीबन 300 दिन से बंद मरीख तैयारी के लिक्विड इंजन का 4 सेकंड का टेस्ट फायर पूरी तरह से कामयाब रहा है और अब अगले मरहले में इस तैयारी को मरीख के मदार में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए यही इंजन 24 तारीख को अहम किरदार अदा करेगा। इसरो के साइंसदानों ने गुज़श्ता हफ्ते इंजन के इस टेस्ट के लिए कंप्यूटर में कमांड दर्ज की थी। साइंसदानों के मुताबिक तैयारी की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान के मरीख तैयारी को दिसंबर 2013 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था।
अगर 24 सितंबर को ये तैयारा मरीख की सतह पर उतर गया तो पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। समय नुमाइंदे अमित श्रीवास्तव ने इंजन की टेस्टिंग को लेकर खलाई साइंसदान से बात की। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पूरे देश को मिली है उनकी वजह से। तो एक वाकई एक आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व को हमने दिखाने में कामयाब हुए कि हम भी किसी से कम नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अभी इसका जो आने वाले कुछ दिनों तक इनका जो कमीशनिंग ऑफ पेलोड कहा जाता है, जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको कमीशनिंग किया जाएगा। उसको सबसे पहले तो एक निर्धारित कक्षा में प्रस्तापित तो हो गया है, लेकिन फिर भी उसको माइन्यूटली उसको ऑब्जर्वेशनल समय के लिए उसको तैयार किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण तो है, मतलब ये इंडिया जो टॉप के जो स्पेस कंट्रीज हैं उनमें शामिल हो जाएगा। कहां पे पहुंचेगा इंडिया और इससे कितना फायदा उसको भविष्य में होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि इंडिया एक ऐसा देश है कि जो सबसे पहली बार एक हमने मिशन का ट्राई किया, सबसे कम खर्चीला 450 करोड़, जबकि मावेन का जो कॉस्ट है वो लगभग 700 करोड़ से ऊपर है। तो वहां पर अगर 700 करोड़ क्यों, 4000 करोड़ से ऊपर है। तो लगभग हम इस पूरे स्थिति को देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमारा जो सक्सेस है इससे कई सारे देश प्रभावित होंगे और वो चाहेंगे कि भारत के ऊपर हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे और ये हमें कम से कम जो लॉन्चिंग का जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भरोसा करके कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा कैसे हम आउटपुट ले सकते हैं, इसके लिए वो हर कोई हमारे देश को अभी जानना शुरू होगा। और भारत एक सिर्फ चौथा राष्ट्र है कि जो मंगल के ऊपर जाने में सक्षम रहा है। शिवसेना और बीजेपी इत्तेहाद में सीटों की तकसीम के इशू पर बीजेपी के महाराष्ट्र के इंचार्ज ओम माथुर और शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे के दरमियान बातचीत होगी। जराये के मुताबिक इस इशू पर बीजेपी सदर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना अपने फैसले पर दोबारा गौर करे, खासकर उन 69 सीटों पर जहां शिवसेना आज तक कामयाब नहीं हो पाई है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि शिवसेना वीडियो के जरिए बात न करे बल्कि आमने सामने आकर बात करे। बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि इत्तेहाद बरकरार रहे। हालांकि ये भी सच है कि सीईसी की मीटिंग में बीजेपी ने सभी 288 सीटों पर बहस की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के ओहदे को अलग करके अगर बात की जाए तो रास्ता निकल सकता है। यदि महाराष्ट्र में हम सरकार बनाना चाहते हैं, हम संयुक्त सरकार बनाना चाहते हैं, तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम सीटों का आदान प्रदान ऐसा करें कि जिन सीटों पर वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आए और जो आंकड़े उभर के आए। ये मुख्यमंत्री का रेस नहीं। हम महाराष्ट्र की जनता पहले चाहती है कि हम अपनी सरकार एनसीपी कांग्रेस की सरकार को हटाए और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी के साथ सरकार बनाए। तो ये मुख्यमंत्री का दौर नहीं है, उसकी लड़ाई नहीं है। पहले सरकार बनाना है, संयुक्त सरकार बनाना है और दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के बोझ से महाराष्ट्र को मुक्त करना है। ये हमारा संवाद है। यदि मुख्यमंत्री केंद्रित निर्णय होने लगेगा संख्या के आधार पर तो शायद इसमें कठिनाई उत्पन्न होगी और ये हमारा अपील है शिवसेना से, इसे निश्चित रूप से कंसिडर किया जाए और हम समझौता को बरकरार रखें, इस पर आपस में बात। उधर कांग्रेस और एनसीपी में सीटों की तकसीम के तनाज़े के हल के लिए कांग्रेस मरकजी इलेक्शन कमेटी की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग 10 जनपद पर हुई, जिसमें सोनिया गांधी, अहमद पटेल, गिरजा व्यास समेत पार्टी के कई लीडरान मौजूद थे। मीटिंग में सभी 288 सीटों पर बात हुई। जराये के मुताबिक एनसीपी से इत्तेहाद के मसले पर सोनिया गांधी महाराष्ट्र के वज़ीर आला, रियासती सदर और निगरां से मिलकर कोई फैसला करेंगी। उधर एनसीपी ने कहा कि वो अपने मुतालबात पर कायम है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए आलमी समय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस,
अदब का निगारखाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली में हुकूमत साजी को लेकर एक मरतबा फिर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के रियासती सदर सतीश उपाध्याय और दिल्ली के इंचार्ज परपात झा ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सतीश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दिल्ली में चुनाव होगा तो पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। जहां तक सरकार बनाने का संदर्भ है, उसके संदर्भ में भी मैंने आपको बार बार यही कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो किस तरह से सोच रहे हैं, उन्होंने क्या हमको बुलाएंगे, हमसे कोई बात करेंगे, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। मेरा भी वही जवाब है, आपका भी वही सवाल है। और इसको नो, आई एम नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड। व्हाई शुड आई बी डिसअपॉइंट? तो उनका होना चाहिए जो लगातार माफी मांग रहे हैं कि मैं दोबारा नहीं भागूंगा। आम आदमी पार्टी के 3 अरकान असेंबली के इतवार को गोवा पहुंचने और फिर 1 घंटे में वापस लौटने की कयास आराइयों का बाजार अभी गर्म है। इन 3 रुकन असेंबली अशोक चौहान, धर्मेंद्र सिंह कोहली और प्रकाश जरवाल से पार्टी ने राब्ता किया था और गोवा से दिल्ली फौरन वापस आने को कहा था। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। मुझे समझ नहीं आता, गोवा में कोई बीजेपी की दुकान है क्या जिसमें बिकने गए थे? वो तो गए थे, अपना घूमने के लिए जाने का उनका प्लान था, लेकिन उसको इस रूप में प्रचारित किया गया कि बस आम आदमी पार्टी वाले खरीद फरोख्त होने के लिए चले गए। वहां कोई मंडी थोड़ी लगी हुई थी जिसमें बिकने गए थे, वो घूमने गए थे। और अगर कांग्रेस के विधायक दिल्ली से बाहर जाते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता इस पे, बीजेपी के विधायक बाहर जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं उठते, आम आदमी पार्टी के विधायक जाते हैं तो किसी बिकने चले गए थे, ये तो ठीक नहीं है। अरे विधायक है, मैं भी बाहर जाता हूँ, तमाम लोग बाहर जाते हैं, तो वो भी चले गए, उसमें क्या बात है? मुझे समझ नहीं आया ये रूमर क्यों उड़ाया गया। ये कहीं ना कहीं एक साजिश है कि आम आदमी पार्टी के विधायक कमजोर हैं, उनकी छवि कमजोर करके दिखा दो। मैं ये कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का कोई विधायक ना तो बिका हुआ है ना चलता हुआ है। ये आंदोलन की मिट्टी से निकले हुए लोग हैं, एक भी आदमी नहीं टूट सकता। मदारिस पर दिए गए मुतनाज़े बयान के मामले में वजारत दाखिला की तरफ से हुए जांच के हुक्म का बीजेपी एमपी साक्षी महाराज ने खैर मकदम किया है। उन्नाव में साक्षी महाराज ने कहा कि जांच जरूर हो और अगर वो कसूरवार हो तो उन्हें सजा मिले, नहीं तो कसूरवार पाए जाने वाले मदरसों पर कार्रवाई हो। बिल्कुल गृह मंत्रालय को इसमें जांच करनी चाहिए और अगर मदरसा वाले दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं कहीं गलत हूं मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता, राजनीति छोड़ सकता हूं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन राज्यसभा चौधरी मुनव्वर सलीम ने योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज को नुक्ताचीनी का निशाना बनाया है। विदिशा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले लोगों को पहले मदरसों की तारीख पढ़नी चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर मुल्क की फिरकेवाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम लगाया। गरबा में मुसलमानों की शिरकत पर अगर बाज बीजेपी लीडरान की बयानबाजी पर चौधरी सलीम ने कहा कि शरीयत खुद इसकी इजाजत नहीं देती। क्योंकि शामिल होने को लेकर कोई विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई लोकप्रियता को वापस लाने के लिए समाज को बांटना चाहती है। और फिर मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से पहुंचाना चाहता हूं उन लोगों तक जो मुसलमान युवकों को गरबा में शामिल होने की बहस चला रहे हैं। खुद कानून शरीयत इजाजत नहीं देता किसी भी नाच गाने की, और जब कानून शरीयत खुद इजाजत नहीं देता नाच गाने की तो फिर कहां सवाल पैदा होता है कि गरबा में भी कोई मुसलमान युवक नाचने जाते हो। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की विजिटर्स डायरी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें अदालत ने उस अर्जी पर समाअत की जिसमें केस खत्म करने की अपील की गई थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने अर्जी गुजार प्रशांत भूषण को हुक्म दिया था कि वो उन जराये से अदालत को बाखबर करें जो उन्हें ये इत्तला देते थे, लेकिन इस बीच भूषण ने अपनी जान पर खतरे का हवाला देते हुए जराये को सरेआम नहीं करने का हलफनामा पेश किया था। इस पर रंजीत सिन्हा के वकील विकास सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि इस तरह की अर्जी अदालत की तौहीन है
और अर्जीगुजार पर मुजरिमाना मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस मामले पर कोई भी फैसला लेने से पहले 2G मामले में तकर्रुर सरकारी वकील आनंद ग्रोवर को सुनना जरूरी है। मामले की अगली समाअत अब 10 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ की एक खातून ने खुदकुशी करने की कोशिश की। एक खातून सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में रोते हुए पहुंची और कहा कि मैंने जहर खा लिया है। खातून ने कहा कि उसके साथ 2013 में गैंगरेप हुआ था और उसे इंसाफ चाहिए। कोर्ट ने पहले तो मुतासरा को अस्पताल भेजा और उसके लिए खातून वकील तय की। मंगल को इस मामले पर समाअत होगी। उत्तर प्रदेश के देवबंद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। शहर के मोहल्ला अबुल माली में गोल्ड के ताजिर मोहम्मद फाखर अंसारी के घर दिन दहाड़े डकैती के वारदात हुई। 10 दर्जन बाइक सवार बदमाश ताजिर के घर दाखिल हुए और असलहे की नोक पर 3 किलो सोना, 30 किलो चांदी, 5 लाख की नकदी और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट कर फरार हो गए। जाते वक्त बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी निकाल कर ले गए। दिन दहाड़े हुई डकैती की मुखालफत में ताजिरों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए और बाजार बंद करा दी। ये तस्वीरें हम आपको खास तौर पर आलमी समय पर दिखा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिन्हें आप सीसीटीवी फुटेज की मदद से देख सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं इस डकैती की वारदात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सिर्फ आलमी समय पर पेश की जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह बदमाश बाइक पर सवार होकर उस गली से गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए 2 लाख असातिज़ा की तकर्रुरी का अमल शुरू हो गया। ये कहना है चरखारी पहुंचे बुनियादी तालीम के वजीर राम गोविंद चौधरी का। चरखारी ज़िमनी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी को मिली जीत पर कारकुनान के एजाज में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए राम गोविंद चौधरी चरखारी पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी की जीत में ताउन के लिए सरकारी असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। राम गोविंद चौधरी ने बुनियादी तालीम में इस्लाहात की खातिर प्ले ग्रुप की क्लासेज जल्द शुरू किए जाने का वादा किया। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हो रही है और लगभग शिक्षकों की कमी की समस्या अब समाप्त हो जाएगी। और 2 लाख तो प्रारंभ हो गई है, कुछ और होनी है। एक ड्राइवर की पुरस्कार हालात में मौत पर उत्तर प्रदेश के बदायूं में खूब हंगामा हुआ। मुश्तइल भीड़ ने एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। ये वाकया कचला पुलिस चौकी पर पेश आया। महलूक के अहलखाना और दीगर अफराद ने लाश को सड़क पर रखकर बरेली आगरा सड़क पर घंटों तक जाम लगाया। महलूक हरजीत टाटा मैजिक का ड्राइवर था। पुलिस का कहना है कि रात को टाटा मैजिक में कुछ पुलिस एहलकार गश्त कर रहे थे, तभी रास्ते में पिकअप गाड़ी में बैठे बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं अहलखाना का इल्जाम है कि पुलिस ने ही ड्राइवर का कत्ल किया है। गश्त में ले गए मलिंगन वाले तराबे और एक आदमी ने ये भी बताया कि फायर हुआ यहाँ पे, हमें न पता, वो रखवाली खेत कर रहा था। उसने वो बधाई ले गए अस्पताल। हमसे कहते रहे कि जहाँ खो गया भाग गया है। और उसके बाद लाश उन्हें बड़ा मुश्किल से देरों से लाश पोस्टमार्टम को रख दी। क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि ये दरोगा के मिलके दरोगा जी ने और ये 2 पुलिस वाले हैं और 4 लोग जो और हैं, इन्होंने 4-6 लोगों ने मिलकर मारा। समाज में फिरके वाराना हमआहंगी और भाईचारा कायम करने के मकसद से सहारनपुर में एक सेमिनार का इनेकाद किया। जमात-ए इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले सेमिनार का उन्वान था अमन और मोहब्बत का पैगाम। सेमिनार में मुकर्रिरीन ने फिरके वाराना फसादात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि फसाद से सभी तबके के अफराद का नुकसान होता है। इस मौके पर जमात के कौमी सदर मौलाना जलालुद्दीन उमरी और जिले के मुख्तलिफ मज़ाहिब से वाबस्ता दानिशवरों ने शिरकत की। दिल्ली में गुज़श्ता 40 बरस से मुसलमानों की आबादी तो कई गुना बढ़ी है, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान की तादाद मुसलसल घटती जा रही है। एक वक्त था जब इस शहर में 500 कब्रिस्तान थे, लेकिन आज इनकी तादाद सिर्फ 1/4 भी नहीं रही है। वेलफेयर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कासिम रसूल इलियासी को आरटीआई से मिले दस्तावेज बताते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के 1970 के सरकारी नोटिफिकेशन में 488 मुस्लिम कब्रिस्तान दर्ज हैं,
लेकिन हकीकत में कब्रिस्तानों की इतनी तादाद नजर नहीं आती। हमने सरकार से ये आरटीआई मांगी थी कि साहब दिल्ली में ऑफिशियली कितने कब्रिस्तान हैं। जो रिपोर्ट हमारे पास में आई है उससे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में तकरीबन हर इलाके में कब्रिस्तानों की जमीन है और बड़ी मात्रा में कब्रिस्तान, लेकिन जमीन तो वो कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। आरटीआई से हासिल दस्तावेजों के मुताबिक 158 वक्फ इमलाक पर महकमा आसार कदीमा का कब्जा है, जिनमें 11 कब्रिस्तान भी शामिल हैं। एक बात और सामने आई है कि जो कब्रिस्तान अब बचे हैं, वक्फ बोर्ड उनके रखरखाव में भी संजीदा नहीं है। 2006 से लेकर 2013 तक कब्रिस्तान के रखरखाव पर सिर्फ 13,97,899 रुपए ही खर्च किए गए हैं। ये कब्रिस्तान की एक बहुत बड़ी जमीन तो मिलेनियम पार्क में हड़प कर ली। कई जगह पर जो है यानी प्राइवेट लोगों ने होटलें बना ली हैं या स्कूल कायम कर ली हैं। कहीं साजबाज हुआ वक्फ बोर्ड के साथ में और कहीं लोगों ने वैसे ही कब्जे कर रखे। हद तो यह है कि दिल्ली का इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क भी कब्रिस्तान की ही जमीन पर बना हुआ है। अगर वक्त रहते हुकूमत और खुद मुसलमानों ने इस नाजायज कब्जे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो वो वक्त दूर नहीं जब मैयतों को दफन करने के लिए दिल्ली में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। आलमी समय के लिए सैयद आफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरनामे के अगले सेगमेंट में देखेंगे आलमी खबरें, लेकिन उससे कबल एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। शामी फौज ने दमिश्क के नजदीक वाक़े अदरा शहर में बागियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करने का ऐलान किया है। सरकारी खबररसा एजेंसी ने बताया कि शामी फौज ने इस शहर में पेशकदमी शुरू कर दी है और एक गैस प्लांट और दीगर कुछ इमारतों पर भी कब्जा कर लिया है। एजेंसी ने मजीद बताया कि शामी फौज ने अलकायदा से वाबस्ता अल नुसरा फ्रंट के कई जंगजुओं को मार गिराया और उनके हथियारों का बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। हुकूमत के जरिए एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें शहर के अंदर 200 मीटर लंबी एक सुरंग को दिखाया गया है। इस सुरंग में बागी अपना गोला बारूद छुपा कर रखते हैं। इराक के वज़ीर-ए-आज़म हैदर अल-अबादी ने मकामी मिलिशिया को दाइश के खिलाफ जंग में शामिल होने की दावत दी है। हैदर अल-अबादी ने यह एतराफ किया है कि मकामी लोगों की मदद के बगैर शिमाल मगरिबी सूबे को दाइश से आजाद नहीं कराया जा सकता। इसलिए उन्होंने मकामी मिलिशिया को दाइश के खिलाफ आलमी मुहिम से फायदा उठाने को कहा है। दाइश ने इन सूबों पर जून से कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। दूसरी तरफ हैदर अल-अबादी ने अपनी काबीना की तश्कील में ताखीर और नए वजीर दाखिला और वजीर दिफा के इंतखाब में इख्तलाफात की बात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई बड़े इख्तलाफात नहीं है। उन्होंने दोनों ओहदों के उम्मीदवारों के इंतखाब में ताखीर को जमहूरियत का हिस्सा करार दिया। यमन में हौसी बागियों ने अपोजिशन पार्टियों के साथ नई हुकूमत बनाने का मुआहदा कर लिया है। हौसियों के जरिए दारुल हुकूमत सना में सरकारी इमारतों पर भी कब्जा करने के बाद ये मुआहदा अमल में आया है, जिसके तहत आइंदा 1 महीने के अंदर कौमी इत्तेहाद की नई हुकूमत तश्कील दी जाएगी, जिसमें हौसियों की भी अच्छी नुमाइंदगी होगी। साथ ही तेल की कीमतों में भी तखफीफ की जाएगी। इससे कबल यमन के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद सालिम बाशिंदों ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मकामी लोगों ने बताया कि दारुल हुकूमत में फर्स्ट आर्म डिवीजन के हेडक्वार्टर के नजदीक रात भर फायरिंग होती रही। मकामी लोगों के हवाले से मालूम हुआ है कि हौसियों ने वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइश, आर्मी कमांड ऑफिस और टेलीविजन कंपाउंड पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि सियासी पार्टियों के साथ मुआहदे के बाद पुलिस ने हौसी बागियों से सरकारी इमारतें वापस लेना शुरू कर दी है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि वो दाइश के जेर हिरासत 49 सरगमारियों की रिहाई की तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाएंगे। 46 तुर्की और 3 इराकी गुज़श्ता 3 माह से दाइश के जंगजुओं की हिरासत में थे। ये लोग हफ्ते को इराक से तुर्क लौटे हैं।
दाइश के जंगजुओं ने 10 जून को मोसुल पर कब्जे के बाद इन अफराद को तुर्क कौंसिल खाने में यरगमाल बनाया था। रजब तैयब अर्दगान ने इतवार को रिहा होकर आए अफराद के अहले खाने से मुलाकात की। उनसे गुफ्तगू करते हुए अर्दगान ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर खुलकर बात नहीं की जा सकती। हसास इशू का तहफ़्फ़ुज़ भी करना होता है। इसलिए तुर्की हुकूमत ने इन यरगमालियों की रिहाई के लिए दाइश से क्या मुआहदा किया है, ये एक सरबस्ता राज है। रूस की राजधानी मॉस्को में हजारों रूसी शहरियों ने यूक्रेन में जारी मुसल्ले तनाज़े के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मार्च और पीस के नाम से निकाले गए इस मार्च का मकसद खित्ते में अमन कायम करना था। मुजाहिदीन ने हाथों में रूस और यूक्रेन के परचम ले रखे थे। मुजाहिदीन के पास ऐसे बहुत से बैनर थे जिन पर रूसी व्लादिमीर पुतिन के लिए पैगाम लिखे हुए थे। इन पैगाम में पुतिन ने मुतालबा किया था कि वो खित्ते में अमन के लिए कोशिश न करें, न जंग के लिए। वहीं इस मार्च के खिलाफ भी कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। उनका यूक्रेन पर इल्जाम था कि वो क्रीमिया में रूसी जबान बोलने वाले अपने शहरियों को निशाना बना रहा है। मिस्र का एक फौजी तैयारा तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में उसमें सवार 6 अफराद हलाक हो गए। फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तैयारा तकनीकी खराबी के सबब हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि ये तैयारा किस किस्म का था, इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं कराई गई। मिस्री आर्मी के चीफ ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। आज़मीन हज का दुनिया भर से सऊदी अरब आमद का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी की जानिब से जारी करदा इत्तलात के मुताबिक 24 ज़िक़ादा तक बैरून मुल्क से 7,26,290 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचे, जबकि 8,557 समुद्री रास्ते से पहुंचे। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने आज़मीन के लिए खास इंतजाम किए ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इंचियान एशियाई खेलों में तीसरे दिन हिंदुस्तान को एक और तमगा मिला। ये तमगा भी शूटिंग में आया है। 25 मीटर पिस्टल के टीम इवेंट में हिंदुस्तान की अनीसा सैयद, हिना सिद्धू और राही सरनोबत ने कांसे का तमगा जीता है। शूटिंग में हिंदुस्तान का ये चौथा तमगा है। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर देखते हैं। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केशके, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पाकिस्तान का नया पैंतरा, कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे नवाज शरीफ। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। चीन को लेकर हिंदुस्तान का रुख सख्त, फौजी सरबराह जनरल सुहाग ने किया भूटान दौरा रद्द। चीनी साथियों के दौरे पर भी रोक। महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम पर बीजेपी शिवसेना के बीच तनाजा बरकरार। बीजेपी ने ठुकराया शिवसेना का फॉर्मूला। अमित शाह ने उद्धव को किया फोन। सीटों की तकसीम को लेकर कांग्रेस और एनसीपी भी अपने अपने रुख पर कायम। कांग्रेस ने सोनिया पर छोड़ा आखिरी फैसला, एनसीपी अपने मुतालबात पर बसे थे। और एशियाई खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी जारी। शूटिंग में मिला एक और मेडल। अनीसा सैयद, हिना सिद्धू और राही सरनोबत ने दिलाया कांसे का तमगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आलमी समय आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samalive.com। इजाजत दीजिए और देखते रहिए आलमी समय। आदाब।